विधायक विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ रायवाला थाने में दी तहरीर। विद्यालय प्रशासन और विधायक प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ कार्रवाई की मांग। हरिद्वार कोरोना टेस्टिंग फर्जीवाड़े में एसआईटी ने बढ़ाई धारा। एफआईआर के दौरान लगी धाराओं में अधिकतम सजा है 7 साल। उत्तराखंड नदियों का जलस्तर बढ़ते ही टनकपुर पहुंच जाएगी सूचना। भारत व नेपाल के लोगों में हुई वर्चुअल बैठक। भाजपा की पूर्व महिला नेता ने ज्वालापुर विधायक सुरेश राठौर पर लगाया दुष्कर्म का आरोप। कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। उत्तराखंड की सियासत से जुड़ी सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर तीरथ सिंह रावत ने ट्वीट के माध्यम से अपना इस्तीफा सौंपा है। किसी क्षेत्रीय को बनाया जा सकता है नया सीएम। सतपाल महाराज और धन सिंह रावत का नाम लिस्ट में सबसे आगे। तीरथ सिंह ने राज्यपाल से मिलने का मांगा समय। देहरादून पहुंच चुके हैं तीरथ सिंह रावत। उत्तराखंड सियासत से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बताया जा रहा है जिस तरह से जानकारी सामने आई, ट्वीट के माध्यम से तीरथ सिंह रावत ने इस्तीफा सौंपा है। और 105 दिन के सीएम तीरथ सिंह रावत ने आज सौंपा है इस्तीफा। सीएम तीरथ ने जेपी नड्डा से भी मुलाकात की। जेपी नड्डा से मुलाकात करने के पहले गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई। औचक दिल्ली बुलाया गया था। तमाम बैठकों के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ ही साथ राज्यपाल को ट्वीट के माध्यम से इस्तीफा सौंपा है। 105 दिन के मुख्यमंत्री थे तीरथ सिंह रावत। उत्तराखंड की राजनीति में जबरदस्त हलचल का माहौल। कल बुलाई जा सकती है विधायक दल की बैठक। बैठक में तय हो सकता है नए सीएम का नाम। और इसी पर चर्चा करने के लिए, बातचीत करने के लिए लगातार हमारे साथ हमारे प्रधान संपादक दुर्गेंद्र चौहान और साथ ही साथ देहरादून से ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जी बने हुए हैं। दुर्गेंद्र जी, सबसे पहले आपके पास यहां पर आएंगे। ट्वीट के माध्यम से तो यहां पर इस्तीफा दे ही दिया है। 105 दिन सीएम रहे हैं, क्या कहना है? बहुत ही कम समय रहा है। और साथ ही साथ जिस तरह से प्लानिंग की यहां पर कमी साफ तौर पर देखी गई है, भाजपा जैसी बड़ी पार्टी, नेशनल पार्टी, और इस तरह की कमी यहां पर देखी जाती है कि 105 दिनों के बाद एक बार फिर से इस्तीफा दिलवाना पड़ता है। किस तरह का संदेश जाएगा उत्तराखंड की जनता को इस घटना के बाद? मुझे प्रियंका लगता है कि ये, अगर मैं अभी आंकड़ों को मैंने बहुत करीब से नहीं देखा है, लेकिन मुझे लगता है कि उत्तराखंड के सबसे कम समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री होंगे तीरथ सिंह रावत। तो ये लेकिन बहुत ही आश्चर्यजनक है। लेकिन ऐसा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी जो इतना सांगठनिक रूप से इतनी मजबूत पार्टी है, प्लानिंग स्तर पर इतनी मजबूत पार्टी है, ये चूक कैसे हो गई? क्या पार्टी के अंदर लोग तीरथ को नहीं चाहते थे, ये या फिर कोई और वजह थी कि 6 माह के अंदर उनको चुनाव लड़ना था? ये तो जब उनको मुख्यमंत्री की पद की शपथ दिलाई गई थी, तो जो जिन लोगों ने शपथ दिलाई थी, नेतृत्व ने शपथ दिलाई थी या प्रदेश नेतृत्व जो उनके साथ खड़ा था, उन लोगों को ये तो पता ही था कि तीरथ सिंह रावत सांसद हैं और विधायक नहीं है। उनको विधायक बनकर सदन में जाना है। उनके मुख्यमंत्री पद से शपथ लेने के बाद सल्ट का उपचुनाव था, जहां महेश जीना विधायक जी थे जिनकी डेथ हो गई थी, उनका निधन हो गया था, उनके भाई को टिकट दिया गया। तो उस जगह तीरथ सिंह रावत भी चुनाव लड़ सकते थे और ऐसा कोई बड़ी मुश्किल चुनौती नहीं थी वहाँ। जब महेश जीना के भाई चुनाव जीत सकते थे, तो जाहिर सी बात है कि राज्य का मुख्यमंत्री जरूर चुनाव जीत सकता है। तो ये वाकई ये उत्तराखंड की जनता और भारतीय जनता पार्टी दोनों के लिए मुझे लगता है कि एक असमंजस वाली स्थिति थी। और 22 तारीख बल्कि 21 तारीख की शाम से हमारे पास जो खबरें आ रही थी कि उत्तराखंड में इस तरह का संवैधानिक संकट खड़ा हो गया है। और 22 तारीख को तो बाकायदे हमने 1 घंटे इस पर चर्चा की थी। हमारे सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी ब्यूरो चीफ राजेश जी जुड़े हुए हैं। हम लोगों ने लगातार इस पर 1 घंटे चर्चा की कि भाई उत्तराखंड में संवैधानिक संकट है। उस वक्त बीजेपी का कोई भी नेता, कोई प्रवक्ता ये इस बात मानने को तैयार ही नहीं था कि तीरथ सिंह रावत को इस्तीफा देना पड़ेगा। और यहाँ ये भी दलीलें बीजेपी के प्रवक्ता और नेता दे रहे थे कि भाई चुनाव आयोग है, व्यवस्थाएं बदल सकता है, तमाम चीज़ें हो सकती हैं, उनको चुनाव नहीं लड़ना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा तो लड़वाया जाएगा, ऐसा कोई बाध्यता नहीं है। लेकिन जो व्यवस्थाएं हैं, जो संविधान के तहत जो सारी चीज़ें हैं, वो संविधान से ही देश चलता है और प्रदेश चलता है।
तो मुझे लगता है इन सब सारी चीज़ों को देखते हुए दूसरा जो एक बहुत बड़ा कारण ये भी देखने को मिला कि जो तीरथ रावत का जो 100 दिन का भी कार्यकाल था तो बहुत इम्प्रेसिव कार्यकाल नहीं नज़र आया, देखने को नहीं मिला। कई बार बयानों को लेकर वो विवादों में रहे। फिर कोरोना के दौरान भी टेस्टिंग का घोटाला हो गया, व्यवस्थाओं में घोटाला घपला हो गया। तो इस तरह की चीज़ों को एक तरीके से ये भी संदेश गया कि अब ठीक है, अगर बीजेपी का नेतृत्व या बीजेपी के जो शीर्ष रणनीतिकार अगर कोई व्यवस्था वो बनाते भी, कोई कानूनविदों से राय लेकर कुछ व्यवस्था निकाली भी जाती तो शायद इसका कोई हल निकलता और तीरथ रावत सदन में पहुंच जाते। लेकिन मुझे नहीं लगता कि नेतृत्व ने भी और प्रदेश नेतृत्व ने भी यही रिपोर्ट दी कि अब बहुत ज़्यादा अगर इनके नेतृत्व में चुनाव में जाते हैं तो दिक्कतें होंगी। लेकिन दूसरी तरफ जो सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि आप 1 महीने 3 महीने और कुछ दिन में आप फिर एक सीएम बदल देते हैं तो ये, और तीसरा सीएम आ जाता है एक टर्म में 3 सीएम, तो ये अपने आप में मुझे लगता है कि एक अद्भुत और अनूठा प्रयोग होगा। भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी, उसके रणनीतिकार ही जाने कि वो कैसे निपटेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि ये बिल्कुल अजब गजब प्रयोग होगा कि भाई एक और सीएम इस बार कह दिया है, अभी जो खबरें हमारे पास आ रही इस बार कह दिया कोई विधायक ही सीएम होगा, अब दिल्ली से नहीं थोपा जाएगा। तो कुल मिलाकर विधायकों में सतपाल महाराज हैं, मंत्री हैं कैबिनेट के। सतपाल महाराज जिस तरीके से लगातार बीजेपी नेतृत्व को दबाव में ले रहे थे कि अगर जो उनके मुताबिक पद और कद नहीं दिया गया तो वो कांग्रेस में वापसी कर सकते हैं। हरीश रावत से खबरें तो ये भी थी कि अभी दिल्ली में हरीश रावत से वो मिले थे, जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके सहयोगी रहे हैं, कैबिनेट में हरीश रावत के सहयोगी रहे हैं, तो उनसे भी मिले थे। अब देखिए सतपाल महाराज कितना दबाव बनाने में कामयाब हो जाते हैं, या फिर जो खाटी संघ के बैकग्राउंड के धन सिंह रावत इस बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि धन सिंह रावत के चांसेस बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, क्योंकि वो खाटी संघ से बिलोंग करते हैं, संघ के बैकग्राउंड से हैं। और बस एक जो प्लस पॉइंट सतपाल महाराज का है कि उनके पास लंबा अनुभव कैबिनेट में काम करने का। धन सिंह पहली बार मंत्री बने हैं और पहली बार विधायक बने हैं। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर चर्चा को हम एक बार फिर से आगे बढ़ाएंगे। लगातार हम पहाड़ पर परिवर्तन को लेकर बातचीत कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। कोरोना से चल रही लड़ाई के दौरान हमें डेंगू से भी सावधान रहना है। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर डेंगू पर काबू पाया जा सकता है। याद रखिए, डेंगू के मच्छर साफ पानी में पनपते हैं, इसलिए अपने आसपास पानी जमा नहीं होने देना है और रखनी है साफ सफाई। पानी की टंकी व जल संचय के बर्तनों को रखना है ढककर। और हाँ, सप्ताह में 2 बार सभी गुलदस्तों, गमलों, पानी के बर्तनों और कूलर को पानी से पूरी तरह से खाली कर दें और सुखाकर फिर से भरें। प्रयोग में न आने वाले खाली बर्तन, बोतल, डब्बे, टायर आदि को इधर उधर न फेंकें। इनमें जमा हो सकता है बारिश का पानी और पनप सकते हैं डेंगू के मच्छर। मच्छरों से बचने के लिए ऐसे कपड़े पहनें जो शरीर को ज्यादा से ज्यादा ढकें। मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। अगर आपको तेज बुखार, बदन दर्द, सर दर्द, जोड़ों में दर्द हो तो तुरंत चिकित्सक से संपर्क करें। अधिकांश लोगों में डेंगू एक सामान्य बुखार की तरह होता है, सामान्य लक्षण की तरह आता है, लेकिन कुछ लोगों में डेंगू गंभीर रोग का रूप ले सकता है और जानलेवा भी हो सकता है। इसलिए पूरी सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है। यदि आपको डेंगू रोग के लक्षण होते हैं तो आप पूरी तरीके से सतर्क रहिए। बिना डॉक्टर के परामर्श के कोई दवा ना लें। डेंगू रोग का उपचार लक्षणों के आधार पर होता है। अननेसेसरी किसी भी तरीके का कोई भी दवा या मेडिकेशन नहीं लिया जाना है। कोविड-19 के परिवेश में डेंगू और कोविड दोनों ही रोगों पर हमें नियंत्रण करना है। बारिश में बढ़ता है डेंगू का प्रभाव, साफ सफाई से करें बचाव। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों की ज़मीं पर, मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है मुझसे दूर मीलों दूर, पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी।
अब हारने के लिए तैयार हो जा चुटकी। ये देख क्वीन मेरी। भाभी देखो ना भैया। अरे पिटारा खजाना खास पलों का। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से बात कर रहे हैं हम पहाड़ पर परिवर्तन को लेकर और लगातार चर्चा हमारी जारी है। हमारे साथ हमारे प्रधान संपादक दुर्गेंद्र चौहान, साथ ही साथ दिल्ली से ब्यूरो चीफ अमित दुबे और देहरादून से ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा बने हुए। राजेश जी, यहाँ पर सबसे पहले आपके पास आएंगे। जिस तरह का घटनाक्रम सामने आया है, कुछ ही देर पहले हम आपसे बातचीत कर रहे थे और उसी बीच में तीरथ सिंह रावत ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। आगे क्या कुछ होगा और क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है, साथ ही साथ किसका नाम सबसे आगे है मुख्यमंत्री पद के लिए? बिल्कुल प्रियंका, पहले मैं एक अपडेट दे दूं कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत देहरादून पहुंच चुके हैं और देहरादून से अपने जीएमएस रोड पर जो उनका आवास है, निजी आवास में वो जा रहे हैं। लेकिन अब ये जो अपडेट आ रही है कि कल जो है तमाम जो विधायक हैं सबको देहरादून आने के लिए बोल दिया गया है, क्योंकि कल जो है विधायक मंडल की बैठक जो है वो देहरादून में होने जा रही है। उसके बाद क्लियर हो जाएगा कि कौन मुख्यमंत्री अगला इस प्रदेश का बनेगा। क्योंकि दुर्भाग्य है कि क्योंकि लगातार जिस तरीके से राज्य बने लगभग 21 साल 22 साल होने जा रहे हैं, उसके बाद जो सिलसिला है वो चाहे हम कांग्रेस की बात करें या भाजपा की बात करें, तो लगातार जो है नेतृत्व परिवर्तन को जो है वो इस प्रदेश में देखने को मिला है। अब ये 11वें मुख्यमंत्री जो है प्रदेश को मिले और उसके बाद जो है इस तरीके से नेतृत्व परिवर्तन होता है तो कहीं ना कहीं एक बड़ा नुकसान जो है वो भाजपा को हो सकता है। लेकिन इसके साथ जिस तरीके की कयास लगाए गए थे, अभी तक जो 3 दिन से लगातार मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जो है दिल्ली थे और दिल्ली में अभी हाल ही में जो उनका रिएक्शन आया था, तो उनका यही रिएक्शन था मीडिया के सामने कि अब जो है चुनाव निर्वाचन के पाले में है सब कुछ और वो जिस तरीके से चाहेगा उस तरीके से हो आगे की रणनीति बनाई जाएगी। लेकिन फिलहाल जो अटकलें थी वो कहीं ना कहीं समाप्त होती दिख रही है। मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से इस्तीफा दिया है और अब जो राजभवन में भी उनका समय मिलने का था, लेकिन जो अब अपडेट आ रही है कि वो संभवतः कि वो सुबह जो है वो राजभवन मिल सकते हैं। लेकिन इससे पहले जो है तमाम जो पार्टी के जितने भी विधायक हैं उनको संदेशा भेज दिया गया है कि कल सुबह जो है वो राजधानी पहुंचे देहरादून में। यहाँ विधायक मंडल की बैठक जो है वो शुरू होने जा रही है। और दूसरी बात प्रियंका ये भी है कि कौन अब इस नए मुख्यमंत्री होगा, क्योंकि कयास कई लोगों के दौर में थे, कई लोग जो है मुख्यमंत्री के दावेदारी रखते हैं, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है कि बड़ा कुनबा है बीजेपी का। 57 लोगों की यानी 57 विधायकों की सरकार है, फुल बहुमत की सरकार है, जो अभी तक प्रदेश के अंदर देखने को नहीं मिली। लेकिन दुर्भाग्य रहा है कि 5 दो मुख्यमंत्री इस तरीके से बदल जाते हैं और तीसरा मुख्यमंत्री की नई तैयारी जो है वो सब अब की जा रही है। लेकिन अब इसके साथ साथ जैसे सुबह की जो रणनीति हो, सुबह जो किस तरीके से जो पार्टी कमान है भाजपा की, वो किस तरीके से अब अपनी रणनीति तैयार कर रही है, क्योंकि किसके नाम को लेकर के चर्चा होगी, किसके नाम को लेकर के मोहर जो है वो लग सकती है मुख्यमंत्री के नाम को लेकर के। तो उसमें सबसे पहले अगर बात करें तो धन सिंह रावत जो है वो मुख्यमंत्री की दौड़ में सबसे पहले हैं। और इसके साथ साथ प्रयास ये भी लगाया जा रहा है कि क्योंकि सतपाल महाराज को जैसे बताया गया है कि सतपाल महाराज पुराने राजनीतिकार रहे हैं और पुराना अनुभव जो है उनको है, और इस समय कैबिनेट में भी उनको बड़ी प्राथमिकता से जो है जगह दी गई सरकार में। और तो कहीं ना कहीं अब सतपाल महाराज जो है लगातार दिल्ली में वो भी अपना मोर्चा बनाए हुए थे और कहीं ना कहीं एक नाराजगी जो है उनकी पार्टी के साथ थी कि उनको इस बार जो है विधायक बनाया जाए और उनको एक बार मौका दिया जाए कि 3 महीने भले ही रह चुके हैं प्रदेश में, अगले जो चुनाव आएंगे 22 के, लेकिन उससे पहले उनको कम से कम 3 महीने के लिए ही बनाया जाए ताकि उनका काम देखा जाए किस तरीके से वो प्रदेश के लिए काम कर सकते हैं। क्योंकि एक ऑप्शन लेकर के कहीं ना कहीं सतपाल महाराज चले और यही एक कारण है कि शायद हो सकता है जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि सतपाल महाराज भी अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं प्रियंका। और लेकिन इसके साथ साथ अगर अब जो कल विधायक मंडल की बैठक बुलाई है उसके बाद जो पार्टी की नीति है, पार्टी का जो अभी तक धुंधलापन दिखाई दे रहा है, किसके कयास लगा जा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत पीरियड में और राजेश बात करेंगे, इस पर बात करेंगे। अभी बहुत सारा घटनाक्रम और मैं पूछना चाहूंगा कि देहरादून का जो वास्तविक टेम्परेचर है वो क्या है? मुझे लगता है सुरसुरी वाली ठंड होगी वहां पर, लेकिन पॉलिटिकल जो पारा है वो काफी गर्म हो गया है।
और काफ़ी राजनीतिक हलचलें वहाँ तेज हो गई हैं। पहले अमित दुबे से समझ लेते हैं कि दरअसल अमित ये लोचा कहाँ हो गया, तीरथ रावत के साथ कहाँ यह खेल हो गया कि वो 105 दिन, आज 105वां दिन था उनका मुख्यमंत्री, कहीं ऐसी बात भी नहीं आई कि बहुत ख़राब काम कर रहे हैं। अचानक ये कैसे खेल हो गया? क्योंकि एक व्यक्ति जिसको शपथ दिलाई जाती है उसके पीछे रणनीति होती है उसे विधानसभा तक पहुंचाने में, और भारतीय जनता पार्टी इतना ऑर्गेनाइज दल, उसके बाद ऐसी स्थिति। अमित, देखिए सबसे बड़ी बात है, भले रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 151A का हवाला दिया जाए, लेकिन ये संवैधानिक संकट नहीं है, रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 151A नहीं है, ये राजनीति एक्ट है। क्योंकि जैसे ही चिंतन बैठक होती है, बाकायदा तमाम नेता शामिल होते हैं, उस चिंतन बैठक के खत्म होते ही तीरथ सिंह रावत को न सिर्फ दिल्ली बुलाया जाता है, बल्कि इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि 3 दिन दिल्ली में, और ऐसे में जब पहले दिन आते तो रात में महज 1 से 1.5 घंटे की मुलाकात अमित शाह के आवास पे होती है। अगले दिन जो है वो अपने घर पे रहते हैं, और उसके अगले दिन यानी आज की अगर हम बात करें तो सिर्फ आधे घंटे की मुलाकात जो है वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ होती है। और एक उत्तराखंड जो कि प्रदेश का पूरा नेतृत्व कर रहा है, एक मुख्यमंत्री इस तरह से कमरे में बंद जो कि किसी से मिल नहीं रहा है, किसी से बात नहीं कर रहा है, आखिरकार देहरादून में इससे ही हलचलें बढ़ गई और वहीं से कयास लगाए जाने लगे कि आखिरकार अगला मुख्यमंत्री कौन। और खासतौर पर प्रशासनिक जो शिविर था वो कहीं ना कहीं अपने आप में बादशाह था, क्योंकि मुख्यमंत्री जो है वो रूम के अंदर बंद थे और किसी तरह की एक्टिविटी जो है वो नजर नहीं आती है। हालांकि हवाला जरूर दिया जा रहा है कि जब भी कोई जो संवैधानिक चीजें हैं कि जब भी कोई मुख्यमंत्री बनता है 6 महीने के अंदर उसे सीट से एमएलए होना पड़ता है, और ऐसे में ये भी इसके साथ में विशेषज्ञ बता रहे हैं कि अगर चुनाव में, विधानसभा चुनाव में 1 साल से कम का वक्त होता है तो ऐसे में क्या चुनाव आयोग उन जगहों पर चुनाव नहीं करवा सकता, यानी उपचुनाव नहीं भी हो सकते हैं या विशेष परिस्थिति में कराए जा सकते हैं। तो क्या विशेष परिस्थिति नहीं ला सकती थी, या जो जिन एक्टों की बात है, बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी है, इतने बड़े चाहे एडवोकेट्स लेके और तमाम संविधान विशेषज्ञ पार्टी के अंदर मौजूद है, एक से एक रणनीतिकार मौजूद है, क्या जब तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनाया गया तो इन चीजों के बारे में पार्टी को नहीं पता होगा? जाहिर तौर पर पता होगा, लेकिन कहीं ना कहीं से भी बोल सकते हैं कि आला कमान की मनमानी जो चीजें थोपी गई है उसका ही ये एक तरह शासन देखा जा सकता है। जहां तक पार्टी की बात करें, अगर पिछली बीजेपी सरकार की बात करें तब भी यही हुआ था। भगत सिंह कोश्यारी से लेकर बीसी खंडूरी तक, यानी निशंक, बीसी खंडूरी 3 सीएम तब भी बदले गए थे, और आज फिर वही स्थिति में बीजेपी है जो कि पिछले हस्त बीजेपी का देखा गया था। यानी पार्टी ने पिछले हस्त से भी कोई सबक नहीं लिया, और यही बड़ी वजह है। अगर आप अमित कट टू द पॉइंट दर्शकों को समझाइए कि ये खेल कहाँ हो गया। तीरथ रावत के साथ अगर कोई खेल हुआ है तो कैसे हुआ, और ये इतना इमेच्योर एक्शन अगर संगठन की दृष्टि से देखें, उत्तराखंड और केंद्रीय संगठन की दृष्टि से देखें, जो लोग केंद्र में बैठकर, दिल्ली में बैठकर उत्तराखंड को देखते हैं, ये क्या कहानी क्या है भाई? बड़ी उलझी कहानी है राजेश, और आप इसको स्पष्ट दर्शकों को बताएं, क्योंकि ये समझ में नहीं आ रही मेरे, और दर्शकों की समझ में तो बिल्कुल नहीं आ रही, ये क्या कहानी है? अमित जी। अमित जी, देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पे है कि जो हमारे सूत्र बताते हैं, तीरथ सिंह रावत से जो आला कमान को उम्मीद थी कि तीरथ सिंह रावत यानी TRS-2 जिस तरह से वहां पे काम करेंगे तो पार्टी की जो छवि है वो सुधर जाएगी, लोगों के बीच में एक पार्टी को उत्साह मिलेगा, क्योंकि 2022 में चुनाव होने वाले हैं। उस तरह की चीजें बीते 3 महीनों के अंदर जो है पार्टी को कहीं भी दिखाई नहीं दी। और दूसरी चीज की जिस अगर हम सेंट्रल नेतृत्व की बात करें तो सबसे बड़ी चीज की जब त्रिवेंद्र सिंह रावत से तमाम नेता, तमाम विधायक, मंत्री सब नाराज चल रहे थे, उसका भी संज्ञान आला कमान ने शुरू में नहीं लिया। यानी 4 साल बीत जाते हैं, उसके बाद उसका संज्ञान लिया जाता है, उन्हें हटाया जाता है। और तीरथ सिंह रावत को लेकर महज 3 घंटे में ही पार्टी को पता चल गया, केंद्रीय नेतृत्व को पता चल गया कि जिस उद्देश्य से तीरथ सिंह रावत को यहाँ पे नियुक्त किया गया था वो उद्देश्य पूरा होता नहीं दिख रहा है। पार्टी कहीं ना कहीं अब भी बैकफुट पे है, पार्टी अब भी 2022 में चुनाव जो है वो तीरथ सिंह के फेस को लेके नहीं जा सकती। तो ये एक बड़ी वजह मानी जा रही है जो यहाँ पे तीरथ सिंह रावत जो है इस्तीफा दे रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज कि तब भी पार्टी कहीं ना कहीं केंद्रीय नेतृत्व जो है त्रिवेंद्र सिंह रावत को लेके भी बहुत देरी की थी, और अब जब तीरथ सिंह रावत को हटाया गया तब एक बार फिर लग रहा है कि पार्टी में बहुत देर हो। किसे सीएम बनाया जाता है दूर का सवाल है, पार्टी सोचेगी केंद्रीय नेतृत्व मोहर लगाएगा, विधायक दल की बैठक में सिर्फ औपचारिकता होती है,
क्योंकि असली मोहर जो है वो दिल्ली से ही लगती है। और यही बड़ी वजह है कि जब त्रिवेंद्र सिंह का इस्तीफा हुआ था तब भी उन्होंने कहा था कि क्यों रिजाइन उनका हो रहा है, दिल्ली से जाके पूछे, उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं। तो जाहिर तौर पे यहाँ पे नाम को लेकर माथापच्ची जरूर हो गई होगी। कल जब विधायक दल की बैठक होगी तो उसी नाम पे मोहर लगेगी। जी बिल्कुल, आप भी हमारे साथ बने रहिएगा। राजेश जी आप भी हमारे साथ बने रहिएगा। दुर्गेश जी आप भी हमारे साथ बने रहिएगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं हम, और लगातार पहाड़ पर जो परिवर्तन हो रहा है उसको लेकर अपनी नजर बनाए रखे हैं, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना महामारी में हर घर, हर थाली में हो अन्न, तीरथ सरकार का ये है मिशन। इस संकल्प के साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत योजनाओं को पूरा करने में जुटे हैं। राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत 13.95 लाख राशन कार्ड धारकों को नियमित रूप से प्रति यूनिट प्रतिमाह 2 किलो गेहूं एवं 3 किलो चावल वितरित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के कार्ड धारकों को इस महामारी के काल में नवंबर 2021 तक मुफ्त राशन की व्यवस्था की गई है। इसके अंतर्गत लाभार्थियों को 3 किलो गेहूं एवं 2 किलो चावल प्रति यूनिट वितरित किया जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के 13 लाख परिवारों के अतिरिक्त राज्य के लगभग 10 लाख राशन कार्ड धारकों को राज्य खाद्य योजना के अंतर्गत 20 किलो राशन, 10 किलो गेहूं और 10 किलो चावल 3 महीने मई, जून और जुलाई के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है। राज्य के सभी 23.66 लाख सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभार्थियों को 2 किलो चीनी प्रति कार्ड 3 माह मई, जून और जुलाई के लिए वितरित की जा रही है। प्रवासियों को खाद्यान्न सुरक्षा प्रदान करने हेतु राज्य में वन नेशन वन राशन योजना को क्रियान्वित किया गया है। जानकारी हेतु हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, जिसमें आप 1800-180-4188 पर संपर्क कर सकते हैं। कोरोना के इस दौर में तीरथ सरकार है आपके साथ। हर घर राशन पहुंचाना, यही है तीरथ सरकार का प्रयास। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। चिप्सीज, दोस्ती का नया फंडा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से बात कर रहे हैं, लगातार पहाड़ पर परिवर्तन को लेकर बात कर रहे हैं, और जिस तरह से बड़ा सियासी हलचल उत्तराखंड की पहाड़ियों में आई है, तीरथ सिंह रावत ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है, ट्वीट के माध्यम से इस्तीफा सौंपा है, और माना जा रहा है कि कल विधायक दल की बैठक होगी, उसमें आगे की रणनीति तय होगी। हमारे साथ लगातार चर्चा करने के लिए दिल्ली से ब्यूरो चीफ अमित दुबे, देहरादून से ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा, और साथ ही साथ हमारे प्रधान संपादक दुर्गेंद्र चौहान बने हुए हैं। दुर्गेंद्र जी यहाँ पर आपके पास आएंगे, और जिस तरह से भाजपा को लेकर बात की जाती है, हमेशा सस्पेंस की राजनीति भाजपा में देखने को मिलती है, चाहे कहीं का भी फैसला हो, सस्पेंस आखिरी समय तक बरकरार रखा जाता है। लेकिन यहाँ पर उत्तराखंड में जिस तरह से 2 बार मुख्यमंत्री को लेकर बदलने की बात आई है, एक बार त्रिवेंद्र सिंह रावत को लेकर परिवर्तन हुआ था, तब भी लंबा घटनाक्रम चला था, और इतने लंबे घटनाक्रम के बाद जब तीरथ सिंह रावत आते हैं तो महज 105 दिनों में एक बार फिर से इस्तीफा सामने आ जाता है। क्या लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाजपा की ये सस्पेंस की राजनीति और साथ ही साथ ये जो एक्सपेरिमेंट की राजनीति चल रही है, हो सकता है कि आगामी चुनाव में जनता ही कोई एक्सपेरिमेंट कर दे? नहीं, निश्चित तौर पर प्रियंका जी, इस तरह की जो स्टेप होते हैं, और बिल्कुल जब चुनाव करीब इस तरह की चीज़ें निश्चित तौर पर पार्टी को, कार्यकर्ता को भ्रमित करते हैं, पार्टी को कहीं ना कहीं डेंट करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अब आप देखिए, त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बिल्कुल अपने कार्यकाल के आखिरी दिनों में उन्होंने करीब 1.5 से 2 दर्जन राज्य मंत्री स्तर के जो दर्जाधारी लोगों को बनाया, उनको लाल बत्ती दी और गाड़ी और गनर देकर उनको एक तरह से एम्पावर किया कि चुनाव के लिए उन्होंने व्यू रचना की। वो हट गए। उनके हटते ही जैसे तीरथ रावत साहब आए तो उन्होंने तुरंत उन दर्जाधारियों को, सबसे पहले उनकी संख्या लगभग टोटल मिला के 32 थी, तो उनको तुरंत चलता किया। अब आप देखिए, पार्टी के अंदर ही एक 32 बड़े नेता उत्तराखंड के अंदर अब वो असंतुष्ट हो गए। तो वो
जाहिर सी बात है अब जब नए सीएम आएंगे तो वो क्या करेंगे। एक बहुत बड़ी मुश्किल हो जाती है कि चूंकि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश जैसा विशाल राज्य नहीं है कि यहाँ मुख्यमंत्री से विधायक भी मुश्किल से मिल पाते हैं, वहाँ सारी चीज़ें बहुत जो छोटे राज्यों का मसला है वो जनसंपर्क का खेल है कि मुख्यमंत्री कितना अपने विधायकों के लिए सुलभ है, अपने नेताओं के लिए सुलभ है। तो अब जो भी मुख्यमंत्री आएगा उसके लिए समय ही नहीं बचा। ये जो कोरोना का महाआपातकाल है, अगर तीरथ रावत को देखें तो आज 105वां दिन है उनका। 105 दिन में बहुत बड़ा जो टाइम स्पैम था वो कोरोना में चला गया। वो खुद कोरोना संक्रमित हुए और 14-15 दिन उनको घर में रहना पड़ा। उसके अलावा भी तमाम जो वक्त है वो केवल वो भागते रहे और आज चले गए वो। तो एक अजब स्थिति है। अमित जो कह रहे हैं कि भाई आप एक व्यक्ति का, एक चीफ मिनिस्टर का असेसमेंट भी आप क्या 105 दिन में कर डालेंगे, ये भी बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है कि भाई जिसको आप चीफ मिनिस्टर की कुर्सी दे रहे हैं वो पार्टी का डेडिकेटेड कार्यकर्ता है, प्रदेश अध्यक्ष रहा है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, बहुत सुलझा हुआ नेता है, क्या उसको 105 दिन में आप चलता कर देंगे? तो ये जाहिर सी बात है कि ये तमाम प्रश्न हैं संगठन के सामने। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी अपने तरीके से राजनीति करती है और यूं कहें कि प्रियंका जबकि जिसका देश में सिक्का चलता है, जब कांग्रेस का सिक्का चलता था तो वो भी इसी तरीके की राजनीति करते थे, हटाते थे, उठाते थे, किसको उठा के किसको, वहाँ भी पर्चियाँ चलती थी, पर्चियों से नेता बनते थे। यहाँ एक आंतरिक लोकतंत्र का एक व्यवस्था जरूर दिखाई पड़ती है कि भाई विधायक चुनेंगे हमारा नेता। लेकिन जैसा अमित कह रहे थे स्थितियाँ वही हैं। अब देखना है कि कल किसके नाम पर होता है। लेकिन इस बार मुझे लगता है कि बहुत सस्पेंस नहीं होने वाला है, क्योंकि एक चीज प्रियंका क्लियर हो गई है कि अब जो नेता होगा, उत्तराखंड का जो नया मुख्यमंत्री होगा वो विधायक ही होगा। अब केंद्र से कोई थोपा नहीं जा रहा है। ये चीजें लगभग साफ होती नजर आ रही हैं। अब किसी सांसद को या किसी ऐसे नेता को नहीं बिठाएंगे जो सदन का सदस्य नहीं है। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात। जी बिल्कुल राजेश जी आपके पास आएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद आएंगे तो आपसे चर्चा करेंगे इसको लेकर। लगातार जिस तरह से 105 दिन सीएम रहे तीरथ सिंह रावत और उसके बाद अब नए नाम को लेकर उत्तराखंड की जनता के सामने फिर से सस्पेंस बरकरार है। सस्पेंस कैसे टूटेगा और कौन होगा उत्तराखंड का नया मुख्यमंत्री, इस पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज़।